नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको टॉपिक वाइज करवाए जा रहे हैं। तो आज का ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 6 है। आज के इस वीडियो हम भारत के पठार एवं भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक SSC CGL, UPSC, रेलवे NTPC, बैंक, PSC, CHSL, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन जो है वो मैप की सहायता से करवाए जाते हैं और सभी क्वेश्चन की पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दी जाती है। तो प्रश्न के साथ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है तो उसे अपनी कॉपी पे नोट बनाकर ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी के 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। पहले लेक्चर में आपको इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर था सामान्य परिचय, इससे संबंधित टॉप क्वेश्चन करवाए गए थे। और दूसरे लेक्चर में आपको भारत की सीमाएं एवं उनके पड़ोसी देश से संबंधित टॉप क्वेश्चन करवाए गए थे। और तीसरे लेक्चर में आपको भारत के द्वीप समूह से संबंधित टॉप क्वेश्चन करवाए गए थे। और चौथे लेक्चर में आपको भारत की नदियों से संबंधित टॉप क्वेश्चन करवाए गए थे। और 5वें लेक्चर में आपको भारत के पर्वतों से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन करवाए गए थे। तो अगर आपने ये 5 लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इन वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी जानकारी बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के पठार से संबंधित जो भी टॉप क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ और पठार में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो पहाड़ होते हैं इनका शिखर होता है, पहाड़ इस टाइप के होते हैं, जबकि जो पठार होते हैं इनका कोई शिखर नहीं होता है। जो पठार होते हैं ये पहाड़ की तरह ऊंचे तो होते हैं, लेकिन ये ऊपर से समतल मैदानी रूपी होते हैं। तो पठार जो होते हैं ये ऊपर से समतल मैदानी रूपी होते हैं, जबकि जो पहाड़ होते हैं इनका शिखर होता है। तो पहाड़ और पठार में क्या अंतर है ये आपको मालूम हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अरावली एवं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सा पठार स्थित है। आपको बताना है जो अरावली पर्वत श्रेणी है और जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसके बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो हम मैप में देखेंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये कहाँ पर स्थित है। तो आप मैप में देखिए ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, यह है अरावली पर्वत श्रेणी। और ये नीचे कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो यह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में ये कौन सा पठार है, तो यह है मालवा का पठार। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो मालवा का पठार है ये अरावली पर्वत श्रेणी एवं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मालवा का पठार ये कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो मालवा का पठार ये कुल 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य, तो सबसे पहले आप मैप में देखिए कि जो मालवा का पठार है ये किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद ये राजस्थान राज्य में भी फैला हुआ है। उसके बाद ये गुजरात राज्य में भी फैला हुआ है। तो मालवा का पठार ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इन 3 राज्यों में मालवा का पठार जो है ये फैला हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि मालवा के पठार का ये जो कुल क्षेत्रफल है ये कितना है। तो मालवा के पठार का ये जो कुल क्षेत्रफल है ये 81,767 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि मालवा के पठार की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। तो मालवा के पठार की जो सबसे ऊँची चोटी है उसका नाम है सिगार। सिगार चोटी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि मालवा के पठार के पश्चिमी भाग को कौन सी नदी प्रभावित करती है, इसके मध्य वाले भाग को कौन सी नदी प्रभावित करती है और इसके पूर्वी भाग को कौन सी नदी प्रभावित करती है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये हमारे भारत का उत्तरी भाग है, ये नीचे हमारे भारत का दक्षिणी भाग है, ये हमारे भारत का पश्चिमी भाग है और ये हमारे भारत का पूर्वी भाग है। तो मालवा के पठार के पश्चिम दिशा की तरफ कौन सी नदी है, तो मालवा के पठार के पश्चिम दिशा की तरफ है माही नदी। जो माही नदी है कि मालवा के पठार के पश्चिमी भाग को प्रभावित करती है। और मालवा के पठार के बीच वाले भाग को कौन सी नदी प्रभावित करती है, तो वो है चंबल नदी। जो चंबल नदी है ये मालवा के पठार के बीच वाले भाग को यानी कि मध्य भाग को प्रभावित करती है। और मालवा के पठार के पूर्वी भाग को कौन सी नदी प्रभावित करती है, तो मालवा के पठार के पूर्वी भाग को जो बेतवा नदी है ये प्रभावित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। मालवा के पठार के पश्चिम भाग को जो माही नदी है ये प्रभावित करती है और मालवा के पठार के मध्य वाले भाग को जो चंबल नदी है ये प्रभावित करती है और जो बेतवा नदी है ये मालवा के पठार के
पूर्वी भाग को प्रभावित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो माही नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में ये किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और माही नदी की ये जो कुल लंबाई है कितनी है, तो माही नदी की कुल लंबाई 585 किलोमीटर है। और माही नदी ये कहाँ पे जाके गिरती है, तो माही नदी ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अब चंबल नदी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो चंबल नदी ये कहाँ से निकलती है, तो चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से ही निकलती है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो चंबल नदी की कुल लंबाई 995 किलोमीटर है। उसके बाद है बेतवा नदी। बेतवा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। और किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैप में देखिए, जो चंबल नदी है और जो बेतवा नदी है ये आगे जाके एक नदी में मिल गई। ये कौन सी नदी है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये है यमुना नदी। ये कौन सी नदी है, तो ये यमुना नदी है। तो चंबल नदी, बेतवा नदी ये किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो चंबल नदी है ये यमुना नदी में कहाँ पे जाके मिलती है, तो चंबल नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं। तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। और बेतवा नदी जो है ये यमुना नदी में कहाँ पे जाके मिलती है, तो बेतवा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो बेतवा नदी ये यमुना नदी में कहाँ पे जाके मिलती है, तो ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। अब यहाँ पे यमुना नदी का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो यमुना नदी जो है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो यमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। आप मैप में देखिए, जो यमुना नदी है ये आगे जाके किस नदी में मिल गई है, ये कौन सी नदी है, तो ये है गंगा नदी। यमुना नदी आगे जाके किस नदी में मिलती है, तो ये गंगा नदी में मिल जाती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो यमुना नदी है ये गंगा नदी में कहाँ पे जाके मिलती है, तो यमुना नदी जो है ये गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जाके मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ पे जाके मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाके यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी ही गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का नाम आया है, तो इसके बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसकी ये कुल लंबाई कितनी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी की ये जो कुल लंबाई है ये 800 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और ये कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। तो गुरु शिखर चोटी ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में है, ठीक है। अब यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की ये जो कुल लंबाई है ये 1200 किलोमीटर है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। और सद्भावना शिखर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए, जो सद्भावना शिखर है इसे गुडविल पीक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि गुडविल पीक के नाम से किस शिखर को जाना जाता है, तो सद्भावना शिखर को ही गुडविल पीक के नाम से जाना जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं। तो आप मैप में देखिए, भारत का वो हिस्सा जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं, तो भारत का वो हिस्सा जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत की तट सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो केवल प्रायद्वीपीय भारत की तट सीमा की कुल लंबाई पूछा जाए तो वो है 6100 किलोमीटर।
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वीप समूहों को मिलाकर प्रायद्वीपीय भारत की तट सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो द्वीप समूहों को मिलाकर प्रायद्वीपीय भारत की तट सीमा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। और केवल प्रायद्वीपीय भारत की तट सीमा की कुल लंबाई पूछा जाए कितनी है, तो वह है 6100 किलोमीटर। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से पठार हैं। तो पहला देखिए, यह है मालवा का पठार, और यहाँ पे है बुंदेलखंड का पठार, और तीसरा है छोटा नागपुर का पठार, और चौथा है शिलांग का पठार, और पांचवा है दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार है। देखिए जो दक्कन का पठार है इसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो दक्कन का पठार जो है ये हमारे भारत के कुल 8 राज्यों में फैला हुआ है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है तेलंगाना, पांचवा है अरुणाचल प्रदेश, छठा है कर्नाटक, सातवां है तमिलनाडु और आठवां है केरल। तो हमारे भारत के इन 8 राज्यों में जो दक्कन का पठार है ये फैला हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए मैप में ये है दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्कन के पठार की जो उत्तरी सीमा है ये किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो दक्कन के पठार के उत्तर की तरफ कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो दक्कन के पठार की जो उत्तरी सीमा है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के द्वारा निर्धारित होती है। जबकि दक्कन के पठार की जो पश्चिमी सीमा है ये किसके द्वारा निर्धारित हो रही है, तो दक्कन के पठार की जो पश्चिमी सीमा है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के द्वारा निर्धारित होती है। और दक्कन के पठार की जो पूर्वी सीमा है ये किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो दक्कन के पठार की जो पूर्वी सीमा है ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के द्वारा निर्धारित होती है। और आप मैप में देख पा रहे होंगे जो दक्कन का पठार ये किस आकार में फैला हुआ है, तो दक्कन का पठार जो है ये त्रिभुजाकार में फैला हुआ है, यानी कि दक्कन के पठार की जो शेप है वो ट्रायंगल शेप है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि दक्कन के पठार से कौन कौन सी नदी निकलती है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए ये कौन सी नदी है, तो ये है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है, तो ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है ये दक्कन के पठार से निकलती है। और दूसरी ये कौन सी नदी है, तो ये है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी जो है ये भी दक्कन के पठार से निकलती है। और तीसरी ये कौन सी नदी है, तो ये है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है ये भी दक्कन के पठार से निकलती है। अब यहाँ पे आपको इन तीनों नदियों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है ये आपको पता होना चाहिए। तो गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। और गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है ये 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी ये कहाँ पे जाके गिर रही है, तो आप मैप में देख पा रहे होंगे जो गोदावरी नदी है, जो कृष्णा नदी है और जो कावेरी नदी है, ये तीनों ही नदियाँ जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ठीक है, और गोदावरी नदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए, जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको गोदावरी नदी के बारे में मालूम होनी चाहिए थी। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये कहाँ से निकलती है ये आपको पता होना चाहिए। तो कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से ये निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कृष्णा नदी की कुल लंबाई जो है वो 1401 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है कृष्णा नदी, जिसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद तीसरी है कावेरी नदी। कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। और किस पहाड़ी से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी जो है ये निकलती है। ठीक है, और कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कावेरी नदी की कुल लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः कौन सा पठार स्थित है। आपको बताना जो नर्मदा नदी है इसके उत्तर में कौन सा पठार है और इसके दक्षिण में कौन सा पठार है। तो आप मैप में देखिए कि नर्मदा नदी ये कहाँ पे है, तो ये है नर्मदा नदी। ये कौन सी नदी है, तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पठार है, तो इसके उत्तर में है मालवा का पठार। और इसके दक्षिण में कौन सा पठार है, तो इसके दक्षिण में है दक्कन का पठार। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो मालवा का पठार है ये नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में स्थित है और जो दक्कन का पठार है ये नर्मदा नदी के दक्षिण दिशा की तरफ स्थित है।
अब यहाँ पे आपको मालवा के पठार और दक्कन के पठार के बारे में सारी जानकारी मालूम होनी चाहिए थी। तो पीछे क्वेश्चन में आपको मालवा के पठार और दक्कन के पठार के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी गई है। अब आपको नर्मदा नदी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और नर्मदा नदी ये कितने राज्यों से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है ये कुल 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले ये मध्य प्रदेश राज्य में एंटर करती है, उसके बाद ये महाराष्ट्र राज्य में एंटर करती है, उसके बाद ये गुजरात राज्य में एंटर करती है। अब आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी जो है ये कितने प्रतिशत बहती है। तो मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी कुल 87% बहती है, जबकि महाराष्ट्र राज्य में नर्मदा नदी केवल 1.5% बहती है और गुजरात राज्य में जो नर्मदा नदी है ये 11.5% बहती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है। तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है ये मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। मध्य प्रदेश राज्य में जो नर्मदा नदी है ये 87% बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो नर्मदा नदी की ये जो कुल लंबाई है ये 1312 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी ये कहाँ पे जाके गिरती है? तो ये अरब सागर में आके गिरती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वह है नर्मदा नदी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि नर्मदा नदी के बाएं तट की तरफ कौन सी पर्वत श्रेणी है और उसके दाएं तट की तरफ कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो नर्मदा नदी के बाएं तट की तरफ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इसके दाएं तट की तरफ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नर्मदा नदी के उत्तर दिशा की तरफ कौन सी पर्वत श्रेणी है और इसके दक्षिण दिशा की तरफ कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो इसके उत्तर दिशा की तरफ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इसके दक्षिण दिशा की तरफ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे जो नर्मदा नदी है ये 2 पहाड़ों के बीच से होकर बह रही है। इसके बाएं तट की तरफ है विंध्याचल और इसके दाएं तट की तरफ है सतपुड़ा। तो जो नर्मदा नदी है ये 2 पहाड़ों के बीच से होकर बह रही है। तो जब कोई भी नदी 2 पहाड़ों के बीच से होकर बहती है तो वो जो नदी है वो एक रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कि एक भ्रंश घाटी का यानी कि रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको नर्मदा नदी के बारे में मालूम होनी चाहिए थी। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन राज्य में है। आपको बताना है कि इनमें से किन राज्य में छोटा नागपुर का पठार जो है ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए कि छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ पे है। तो ये देखिए ये है छोटा नागपुर का पठार। ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये कुल 4 राज्यों में फैला हुआ है। ये 4 राज्य कौन कौन से ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए जो छोटा नागपुर का पठार है ये झारखंड राज्य में फैला हुआ है, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है, उसके बाद ये उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है ये फैला हुआ है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो छोटा नागपुर के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पारसनाथ चोटी। पारसनाथ शिखर जो है ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि छोटा नागपुर के पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो आप मैप में देखिए कि छोटा नागपुर के पठार से कौन कौन सी नदी निकल रही है। ये कौन सी नदी है? तो ये है दामोदर नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये दामोदर नदी है। और ये कौन सी नदी है? तो ये सुवर्ण रेखा नदी है। तो सुवर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी 2 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। जो दामोदर नदी ये झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। और दामोदर नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए, जो दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और सुवर्ण रेखा नदी जो है ये भी छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है। ठीक है, और अब आपको पता होना चाहिए कि छोटा नागपुर के पठार की औसत ऊंचाई कितनी
कितनी है? तो छोटा नागपुर के पठार की जो औसत ऊंचाई है ये 700 मीटर है। छोटा नागपुर के पठार की जो औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो 700 मीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में मालूम होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस पठार के अंदर आती हैं? आपको बताना है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये किस पठार के अंदर शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिलांग का पठार। जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये शिलांग के पठार के अंदर आती हैं। आप मैप में देखिए, ये है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस पठार के अंदर आती हैं? तो ये शिलांग के पठार के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे शिलांग के पठार से संबंधित केवल एक जानकारी आपको पता होना चाहिए। शिलांग के पठार में कोयला, लोहा अयस्क और चूना पत्थर के जो भंडार हैं ये बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भारत के पठार से संबंधित। अब हम भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दर्रा या पास किसे कहा जाता है। तो पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा या पास कहा जाता है, ठीक है। या फिर आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि पर्वतों और पहाड़ों के बीच में पाए जाने वाले वो प्राकृतिक मार्ग जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जा सकता है उसे दर्रा या पास कहा जाता है। तो आपको पता लग गया हो कि दर्रा या पास किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे भारत के कितने राज्य और कितने केंद्रशासित प्रदेश में जो दर्रे हैं ये स्थित हैं। तो हमारे भारत के कुल 7 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे दर्रे स्थित हैं। ये 7 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए 2 केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन से हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर केवल 2 ऐसे केंद्रशासित प्रदेश हैं जहाँ पे दर्रे शामिल हैं। और 7 राज्य कौन कौन से हैं, पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है उत्तराखंड, तीसरा राज्य है सिक्किम, चौथा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, 5वां राज्य है मणिपुर और छठा राज्य है महाराष्ट्र और 7वां राज्य है केरल। तो इन 7 राज्यों में दर्रे जो हैं ये स्थित हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो राज्य हैं यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नाथुला दर्रा ये किस राज्य में है, पीर पंजाल दर्रा ये किस राज्य में है। तो अगर आपको पता होगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश और किस राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं तो आप उसका जवाब बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए लद्दाख में 2 दर्रे हैं, एक तो है काराकोरम दर्रा और दूसरा है बुर्जिल्ला दर्रा। ये दोनों ही दर्रे किस केंद्र शासित प्रदेश में हैं, तो ये दोनों ही दर्रे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हैं। उसके बाद है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कुल 3 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये 3 दर्रे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हैं। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, एक तो है रोहतांग दर्रा, दूसरा है बारालाचला दर्रा और तीसरा है शिवकिल्ला दर्रा। रोहतांग दर्रा, बारालाचला दर्रा और शिवकिल्ला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। उसके बाद है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में कितने दर्रे हैं, तो उत्तराखंड राज्य में भी 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये तीनों ही दर्रे उत्तराखंड राज्य में हैं। उसके बाद है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में कितने दर्रे हैं, तो सिक्किम राज्य में केवल 2 दर्रे हैं। कौन कौन से, नाथुला दर्रा और जलपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जलपला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कितने दर्रे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में कुल 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, बोमीडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और डिफू दर्रा। ये 3 दर्रे जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। उसके बाद है मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य में कितने दर्रे हैं, तो मणिपुर राज्य में केवल 1 दर्रा है। कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा। उसके बाद है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में कितने दर्रे हैं, तो महाराष्ट्र राज्य में केवल 2 दर्रे हैं। कौन कौन से, थालगाड़ दर्रा और भोरगाड़ दर्रा। ये 2 दर्रे जो है ये महाराष्ट्र राज्य में हैं। उसके बाद है केरल राज्य। केरल राज्य में कितने दर्रे हैं, तो केरल राज्य में कुल 2 दर्रे हैं, पालघाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा। पालघाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा जो है ये केरल राज्य में स्थित हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में और कौन कौन से राज्य में कौन कौन से दर्रे शामिल हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है जो नाथुला दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है। अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि कौन कौन से दर्रे किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश में हैं। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका राइट आंसर मालूम होगा। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो यह है सिक्किम राज्य में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम में। जो नाथुला दर्रा ये कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है।
सिक्किम में देखिए कितने दर्रे हैं, तो सिक्किम में कुल 2 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो है नाथुला दर्रा और दूसरा है ज़लपला दर्रा। नाथुला दर्रा और ज़लपला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अब आपको नाथुला दर्रे के बारे में सारी जानकारी मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में कहाँ पे है। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में डोंगक्या श्रेणी में है। किस श्रेणी में है ये? तो ये डोंगक्या श्रेणी में है। और नाथुला दर्रे के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए, जब 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था। लेकिन वर्ष 2006 में भारत और चीन के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए नाथुला दर्रे को दोबारा से खोल दिया गया है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि 1962 में भारत और चीन के बीच में जब युद्ध हुआ था तब किस दर्रे को बंद कर दिया गया था, तो अब नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था। और वर्ष 2006 में भारत और चीन के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए किस दर्रे को खोल दिया गया है, तो नाथुला दर्रे को वर्ष 2006 में भारत और चीन के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए दोबारा से खोल दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच का जो व्यापार है 80% व्यापार ये किस दर्रे के द्वारा किया जाता है, तो ये नाथुला दर्रे के द्वारा ही किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए जो नाथुला दर्रा है किस हिमालय में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो है ये महान हिमालय में स्थित है। किस हिमालय में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है महान हिमालय या फिर कह सकते हैं हायर हिमालय में स्थित है। तो अगर आपने भारत के पर्वतों से संबंधित टॉप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये महान हिमालय क्या है। तो अगर जिसने नहीं पढ़ा है एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। तो मैं बार बार कहूँगी कि भारत के पर्वतों और भारत की नदियों से संबंधित जो भी टॉप क्वेश्चन करवाए गए हैं उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझ आएंगी। तो देखिए जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैली हुई थी, इसलिए इसे समझने के लिए 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो इसका उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ विभाजन किया गया है और दूसरा इसके पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किया गया है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ इसे 4 भागों में बांटा गया और पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ जब इसका विभाजन किया गया तब इसे 4 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ इसे 4 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। तो ये है उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन। ये क्या है? उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन। तो देखिए जो हिमालय पर्वत श्रेणी का जो सबसे उत्तरी भाग है ये क्या है? ये ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये जो पर्पल कलर का एरिया ये कौन सा एरिया है? ये है ट्रांस हिमालय। तो हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। उसके बाद ये जो स्काई ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो ये है महान हिमालय, जिसे हायर हिमालय कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है लघु हिमालय या फिर कह सकते हैं मध्य हिमालय, इंग्लिश में से लेसर हिमालय कहा जाता है। उसके बाद चौथा है शिवालिक हिमालय। ये कौन सा हिमालय? ग्रे कलर का एरिया जो है ये है शिवालिक हिमालय। तो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है। और हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय कहा जाता है और इसके सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक हिमालय कहा जा रहा है। ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो महान हिमालय है ये किन हिमालय के बीच में स्थित है, तो जो महान हिमालय है ये ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय या फिर कह सकते हैं मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ इसे 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ भी इसे 4 भागों में बांटा गया है। जो पश्चिमी भाग है उसे क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। उसके बाद है कुमायूं हिमालय, उसके बाद है नेपाल हिमालय और सबसे पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, तो सबसे पूर्वी भाग को असम हिमालय कहा जाता है। तो प्लीज़ मैं बार बार कह रही हूँ कि भारत के पर्वतों से संबंधित जो भी टॉप क्वेश्चन करवाए गए हैं उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोजिला दर्रा। जो जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जोजिला दर्रा ये किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आप मैप में देखिए ये है जोजिला दर्रा। ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कुल 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये तीनों ही दर्रे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। और जो जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जबकि जो शिवकिल्ला दर्रा है ये किसको किससे जोड़ता है, तो शिवकिल्ला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश को
तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है शिवकिल्ला दर्रा, जबकि जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जो बनिहाल दर्रा ये किसको किससे जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको जोजिला दर्रे के बारे में सारी जानकारी मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि समुद्र तल से जोजिला दर्रे की ऊंचाई कितनी है। तो जोजिला दर्रे की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो लगभग 3528 मीटर है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो जोजिला दर्रा है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो जोजिला दर्रा जो है ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है जो जास्कर पर्वत श्रेणी है किस हिमालय का भाग है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो हिमालय पर्वत श्रेणी है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो इसे उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ इसका विभाजन किया गया है और दूसरा इसे पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विभाजन किया गया है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हायर हिमालय एवं महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय एवं मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो जास्कर पर्वत श्रेणी ये किस हिमालय में है? तो जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय में है। देखिए ट्रांस हिमालय में कुल 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी? जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये तीनों ही पर्वत श्रेणियाँ जो है ये किस हिमालय में है? तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए कि जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है। तो जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है। तो जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। देखिए जोजिला दर्रे के बारे में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। देखिए मई 2018 में जम्मू कश्मीर के लेह में एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का शिलान्यास किया गया है और इस सुरंग की जो लंबाई है ये 14 किलोमीटर है। जब जोजिला सुरंग जो है ये बनकर तैयार हो जाएगी तो ये एशिया की सबसे लंबी दोनों तरफ चलने वाली सुरंग होगी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशिया की सबसे लंबी दोनों तरफ चलने वाली सुरंग कौन सी होगी, तो वह है जोजिला सुरंग, जिसका शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के लेह में किया गया है। कब किया गया है इसका शिलान्यास? तो इसका शिलान्यास मई 2018 में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि उत्तराखंड राज्य में कितने दर्रे हैं। आप मैप में देखिए उत्तराखंड राज्य में कुल 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब देखिए जो जलपला दर्रा है और जो नाथुला दर्रा है ये किस राज्य में है? तो ये दोनों ही दर्रे जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। जबकि शिवकिल्ला दर्रा ये किस राज्य में है? तो शिवकिल्ला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। जो शिवकिल्ला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। जबकि जो नाथुला दर्रा है ये किसको किससे जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम को तिब्बत के चुम्बी घाटी से जोड़ता है। अब यहाँ पे आपको लिपुलेख दर्रे के बारे में मालूम होना चाहिए। तो लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में कहाँ पे है? तो जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जिले में है उत्तराखंड के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस दर्रे का उपयोग कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर की यात्रा करने के लिए किया जाता है, तो लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा ये तीनों ही दर्रे ऐसे हैं जिनका उपयोग कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी लिपुलेख दर्रे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है जो रोहतांग दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है। तो आप मैप में देखिए कि रोहतांग दर्रा ये कहाँ पे है। तो ये है रोहतांग दर्रा, ये किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। देखिए हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? तो हिमाचल प्रदेश में कुल 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? पहला है रोहतांग दर्रा, दूसरा है बारालाचला दर्रा और तीसरा है शिवकिल्ला दर्रा। ये 3 दर्रे जो हैं ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अब यहाँ पे आपको रोहतांग दर्रे के बारे में सारी जानकारी मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो रोहतांग दर्रा है ये किसको किससे जोड़ता है। तो रोहतांग दर्रा जो है ये मनाली को लेह से जोड़ता है। और रोहतांग दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये मनाली को लेह से जोड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए जो रोहतांग दर्रा है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा जो है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है।
किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ये मध्य हिमालय का भाग है। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि हिमालय पर्वत श्रेणी को समझने के लिए 2 भागों में बांटा गया है। पहले इसे उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ इसका विभाजन किया गया है और दूसरा इसे पश्चिम से पूर्व की ओर बांटा गया है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसके अगले भाग को महान एवं हायर हिमालय कहा जाता है, उसके बाद जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मध्य हिमालय कहा जाता है। और उसके जो दक्षिणी भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी भाग को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ये किस हिमालय में स्थित है? तो ये मध्य हिमालय में स्थित है। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है ये किस हिमालय में स्थित है? तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। मध्य हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो मध्य हिमालय में एक तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी स्थित है, दूसरी महाभारत पर्वत श्रेणी जो है ये भी मध्य हिमालय में स्थित है, तीसरी धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है ये भी मध्य हिमालय में स्थित है और चौथी है नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी, ये भी मध्य हिमालय में ही स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे रोहतांग दर्रे से संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है। तो अगर आपने भारत की नदियों से संबंधित टॉप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको इसका राइट आंसर मालूम होगा कि रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है। तो वह है रावी नदी। जो रावी नदी है ये हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले से निकलती है। किस दर्रे से होकर निकलती है? तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे रोहतांग दर्रे का नाम आया तो इससे संबंधित एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देखिए रोहतांग दर्रे के जस्ट नीचे रोहतांग सुरंग बनाई गई है। तो 2019 में क्या किया गया है, जो रोहतांग सुरंग है इसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है, तो रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर 2019 में अटल सुरंग कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आपने बताना है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खैबर दर्रा। आर्यों ने हमारे भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। खैबर दर्रा ये कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। देखिए जो खैबर दर्रा ये किसको किससे जोड़ता है? तो जो खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? आपको बताना है कि किस दर्रे का नाम बदलकर जवाहर सुरंग कर दिया गया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे का नाम बदलकर जवाहर सुरंग कर दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि बनिहाल दर्रा ये किस राज्य में है। तो आप मैप में देखिए, ये है बनिहाल दर्रा। ये कहाँ पे है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे हैं, कौन कौन सी? पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये तीनों ही दर्रे जम्मू कश्मीर में हैं। अब आपको पता चाहिए जो बनिहाल दर्रा है ये किसको किससे जोड़ता है। तो बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वह है बनिहाल दर्रा, जिसे अब जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो बनिहाल दर्रा है इसके जस्ट नीचे जवाहर सुरंग बनाई गई है, इसलिए बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता चाहिए जो बनिहाल दर्रा है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो बनिहाल दर्रे की समुद्र तल से लगभग ऊंचाई जो है वो 2835 मीटर है। और बनिहाल दर्रा जो है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो बनिहाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है। तो ये मध्य हिमालय का भाग है, या फिर कह सकते हैं लघु हिमालय का भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा ऐसा है जो कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए कि जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई है। सबसे पहले आप देखिए ये कौन सी नदी है। तो ये है ताप्ती नदी, या फिर कह सकते हैं ताप्ती नदी। तो अब मैप में देखिए जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी यहाँ से शुरू होती है कहाँ तक फैली हुई है। तो ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक फैली हुई है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है ये ताप्ती नदी या तापी नदी के बाएं तट से शुरू होती है और ये दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई है। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की जो कुल लंबाई है कितनी है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की जो कुल लंबाई है ये 1600 किलोमीटर है।
ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है इसमें कौन कौन से दर्रे हैं, तो आप मैप में देखिए थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा, ये किस पर्वत श्रेणी में है, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसमें से आपको बताना है कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीपली घाट दर्रा। जो पीपली घाट दर्रा है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पीपली घाट दर्रा जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है, जबकि थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा ये सभी जो दर्रे हैं ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और थाल घाट दर्रे के बारे में मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए जो थाल घाट दर्रा है और जो भोर घाट दर्रा है ये किस राज्य में है, तो थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा ये दोनों ही महाराष्ट्र राज्य में है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो थाल घाट दर्रा है ये किसको किससे जोड़ता है, तो थाल घाट दर्रा जो है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो है थाल घाट दर्रा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भोर घाट दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो भोर घाट दर्रा जो है ये मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा जो है ये मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और पाल घाट दर्रा ये किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे आपको पश्चिमी घाट पर्वतमाला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला ये कहाँ से शुरू होती है, तो ये ताप्ती नदी के बाएं तट से शुरू होती है और ये दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई है, तो कन्याकुमारी तक फैली हुई है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। और पश्चिमी घाट पर्वतमाला को और किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से किस पर्वतमाला को जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो देखिए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, अजंता पहाड़ियाँ, कालसुबई चोटी, सतमाला पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ जिसे इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये सभी पहाड़ियाँ जो है ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी चोटी पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ये किस पहाड़ी में स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अन्नाईमुड़ी जो चोटी है ये अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और जो अन्नाईमुड़ी चोटी है ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला की तो सबसे ऊंची चोटी है ही, लेकिन ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है अन्नाईमुड़ी चोटी। अन्नाईमुड़ी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा चोटी। डोडा बेटा चोटी पश्चिमी घाट पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर है। ये किस पहाड़ी में स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डोडा बेटा जो चोटी है ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। किस पहाड़ी में स्थित है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए जो डोडा बेटा चोटी है ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो है ही, लेकिन ये दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है। आपको बताना है जो पाल घाट दर्रा है ये निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए कि पाल घाट दर्रा ये कहाँ पे है। तो ये है पाल घाट दर्रा। ये किस राज्य में है, तो पाल घाट दर्रा जो है ये केरल राज्य में है। केरल राज्य में कितने दर्रे हैं, तो केरल राज्य में कुल 2 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, एक तो है पाल घाट दर्रा और दूसरा है शेनकोटा दर्रा। ये दोनों ही दर्रे जो हैं ये केरल राज्य में स्थित हैं। ठीक है। अब आप देखिए जो पाल घाट दर्रा है इसके उत्तर की तरफ कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो इसके उत्तर की तरफ है नीलगिरी पहाड़ियाँ। और इसके दक्षिण की तरफ कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो इसके दक्षिण की तरफ है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो ये नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है पाल घाट दर्रा।
अब पालघाट दर्रे के बारे में आपको सारी जानकारी मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता लग गया कि पालघाट दर्रा ये किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जो पालघाट दर्रा है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो पालघाट दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। और तीसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जो पालघाट दर्रा है ये किसको किससे जोड़ता है, तो जो पालघाट दर्रा है ये केरल के कोझिकोड को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो पालघाट दर्रा है ये केरल के कोझिकोड, जो कोझिकोड है इसे पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था, तो जो पालघाट दर्रा है ये केरल के कालीकट या फिर कह सकते हैं कोझिकोड को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पालघाट दर्रा ये दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो आपको इन दोनों पहाड़ियों के बारे में मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ ये कहाँ पे है, तो ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखिए ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो ये है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो ये है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के मिलने वाली जगह पे कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के मिलने वाली जगह पे कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अब आपको पता होना चाहिए, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ ये कहाँ पे स्थित है, तो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य की सीमा पे स्थित है। किन किन राज्यों की सीमा पे नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य की सीमा पे स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा चोटी। डोडा बेटा चोटी जो कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और जो डोडा बेटा चोटी है ये दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आपको अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है अन्नाईमुड़ी चोटी। तो अन्नाईमुड़ी चोटी ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये भी आपको बताया था। तो अन्नाईमुड़ी जो चोटी है ये अन्नामलाई पहाड़ियों में ही स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। जो अन्नाईमुड़ी चोटी है ये दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपको बताना चाहिए, जो अन्नामलाई पहाड़ियाँ ये कहाँ पे स्थित है, तो अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं ये केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो अब मैप में देखिए, ये कौन सी पहाड़ियाँ, ये है कार्डमम पहाड़ियाँ। जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं इसे इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इलायची पहाड़ियाँ हैं ये हमारे भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, हमारे भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है कार्डमम पहाड़ियाँ या फिर कह सकते हैं इलायची पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियों को ही इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो तुजु दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है। आप मैप में देखिए, ये है तुजु दर्रा। यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे है मणिपुर। तुजु दर्रा ये किस राज्य में स्थित है, तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। तो तुजु दर्रा ये किस देश से जोड़ता है भारत को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार से। जो तुजु दर्रा है ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। देखिए, जो तुजु दर्रा है ये म्यांमार को मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, इससे जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है, जो बोमडिला दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है बोमडिला दर्रा। ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो बोमडिला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कुल 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, पहला है बोमडिला दर्रा, दूसरा है यांगयाप दर्रा और तीसरा है दीफू दर्रा। तो ये तीनों ही दर्रे जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अब आपको पता होना चाहिए, जो बोमडिला दर्रा है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो बोमडिला दर्रा की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 2217 मीटर है। और बोमडिला दर्रा ये किसको किससे जोड़ता है, तो बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग है इसको तिब्बत से जोड़ता है बोमडिला दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा ऐसा है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। सबसे पहले आप मैप में देखिए कि हिमाचल प्रदेश राज्य में कितने दर्रे हैं, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, पहला है रोहतांग दर्रा, दूसरा है बारालाचला दर्रा और तीसरा है शिवकिल्ला दर्रा।
तो ये 3 दर्रे जो हैं ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलपला दर्रा। जो जलपला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए जो जलपला दर्रा है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो जलपला दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। और तीसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए जो जलपला दर्रा है ये सिक्किम को किससे जोड़ता है? तो जलपला दर्रा जो है ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए जो जलपला दर्रा है इसका निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो जलपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जलपला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो तीस्ता नदी के द्वारा जलपला दर्रे का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे आपको बारालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिपकिल्ला दर्रे के बारे में भी मालूम होना चाहिए। सबसे पहले देखिए जो बारालाचला दर्रा है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो बारालाचला दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 4890 मीटर है। और दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए जो बारालाचल दर्रा है ये किसको किससे जोड़ता है? तो बारालाचल दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी को लेह से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है बारालाचला दर्रा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए जो बारालाचला दर्रा है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? देखिए जो बारालाचला दर्रा है और जो शिपकिल्ला दर्रा है ये दोनों ही दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये दोनों ही दर्रे जो हैं ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी ये किस हिमालय का भाग है? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है और जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। जबकि जो रोहतांग दर्रा है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। और पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है ये किस हिमालय का भाग है? तो ये मध्य हिमालय का भाग है या फिर कह सकते हैं लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, बारालाचला दर्रा, शिपकिल्ला दर्रा ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, जबकि रोहतांग दर्रा जो है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए कि बारालाचला दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए चिनाब नदी। जो चिनाब नदी है ये बारालाचला दर्रे से ही निकलती है। चिनाब नदी ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको बताया गया था पीछे क्वेश्चन में। तो चिनाब नदी जो है ये मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलती है। किस दर्रे से निकलती है? तो बारालाचला दर्रे से निकलती है। ठीक है, और चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो चिनाब नदी की कुल लंबाई 995 मीटर है। और चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। तो इस तरह से लिंक करके आप सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से याद होंगी। और चिनाब नदी जो है ये यमुना नदी में कहाँ पे जाके मिलती है ये भी आपको पता था। तो चिनाब नदी जो है ये यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है ये भी आपको बताया गया था। तो रावी नदी। जो रावी नदी है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रोहतांग दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये मनाली को लेह से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वह है रोहतांग दर्रा। उसके बाद है शिपकिल्ला दर्रा। ये किस हिमालय में स्थित है? तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। और किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4300 मीटर है। जो शिपकिल्ला दर्रा है ये किसको किससे जोड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शिपकिल्ला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वह है शिपकिल्ला दर्रा। और शिपकिल्ला दर्रे के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि कौन सी नदी शिपकिल्ला दर्रे से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है? तो वह है सतलुज नदी। जो सतलुज नदी है ये शिपकिल्ला दर्रे से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी ये कहाँ से निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सतलुज नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो राखताल ग्लेशियर से निकलती है। भारत की नदियों से संबंधित जब टॉप क्वेश्चन करवाए गए थे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिटेल में बताई गई हैं। प्लीज़ इसे ज़रूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सतलुज नदी किस दर्रे से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है? तो ये शिपकिल्ला दर्रे से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो राखताल ग्लेशियर से निकलती है। और सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? तो सतलुज नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। आपको बताया कि इनमें से भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काराकोरम दर्रा। जो काराकोरम दर्रा है ये हमारे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप मैप में देखिए, ये है काराकोरम दर्रा। ये कहाँ पे है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 दर्रे हैं, कौन कौन से, बुर्जिल्ला दर्रा और काराकोरम दर्रा। अब आपको पता होना चाहिए जो काराकोरम दर्रा है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो काराकोरम दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 5540 मीटर है। और काराकोरम दर्रा ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम जो दर्रा है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी ये किस हिमालय का भाग है, तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, काराकोरम पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। जबकि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी जो है ये मध्य हिमालय का भाग है। तो प्लीज़ अगर आपने भारत के पर्वतों से संबंधित टॉप क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आएंगी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस दर्रे से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है। आपको बताना है जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये किस दर्रे से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये किस दर्रे से होकर हमारे भारत में प्रवेश कर रही है, तो ये यांग्याप दर्रे से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांग्याप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। जो यांग्याप दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो यांग्याप दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पे स्थित है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में कुल 3 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, पहला है यांग्याप दर्रा, दूसरा है बॉमडिला दर्रा और तीसरा है दीफू दर्रा। जबकि जो तुजू दर्रा ये कहाँ पे है, तो ये मणिपुर राज्य में है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो यांग्याप दर्रा ये किस हिमालय में स्थित है, तो यांग्याप दर्रा जो है ये असम हिमालय में स्थित है। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि हिमालय पर्वत श्रेणी को समझने के लिए 2 भागों में बांटा गया है। पहला इसे उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन किया गया है और दूसरा इसे पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किया गया है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ इसे 4 भागों में बांटा गया था, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु एवं मध्य हिमालय और चौथा था शिवालिक हिमालय। ठीक है, सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक हिमालय कहा जाता है, सबसे उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय कहा जाता है और पश्चिम से पूर्व की ओर भी इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो सबसे पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, सबसे पश्चिमी भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। और हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, तो हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग को असम हिमालय कहा जाता है। तो असम हिमालय जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग है जहाँ पे यांग्याप दर्रा जो है ये स्थित है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मालूम होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की ये जो कुल लंबाई है ये 2900 किलोमीटर है। कितनी है, 2900 किलोमीटर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए मात्र भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो मात्र भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई देखेंगे तो कितनी है, मात्र 916 किलोमीटर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और मात्र भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं। जो सतलुज नदी है ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकल रही थी सतलुज नदी, तो राख्ताल ग्लेशियर से निकलती है। और जो सिंधु नदी है ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। तो बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्लेशियर का नाम पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी ये किस ग्लेशियर से निकलती है, तो ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, अब मैप में देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आगे जाके यू टर्न लेती है। ये यू टर्न क्यों लेती है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक चोटी है, इस चोटी का नाम है नामचा बरवा
बरवा चोटी। नामचा बरवा चोटी होने के कारण जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यू टर्न लेती है और हमारे भारत के किस राज्य में एंटर करती है, तो हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंटर करती है। उसके बाद ये हमारे भारत के असम राज्य में एंटर करती है। असम राज्य में एंटर करने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। और नामचा बरवा चोटी होने के कारण ये यू टर्न लेती है और हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंटर करती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये हमारे भारत के असम राज्य में एंटर करती है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद ये किस देश में चली जाती है, तो ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग नाम से जाना जाता है। और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो नामचा बरवा चोटी है ये हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो वह है असम हिमालय। और हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी, ये पूछा जाए तो सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नामचा बरवा चोटी। ठीक है, नामचा बरवा चोटी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पे स्थित है। नामचा बरवा चोटी होने के कारण ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यू टर्न लेती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में मालूम होनी चाहिए थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्जिल दर्रा, या फिर कह सकते हैं बुर्जिल्ला दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जबकि जो जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और जो शिपकिल्ला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और जो तुजु दर्रा है ये इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। और आप मैप में देखिए जो बुर्जिल्ला दर्रा ये कहाँ पे है, तो बुर्जिल्ला दर्रा जो है ये लद्दाख में है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है बुर्जिल दर्रा। और बुर्जिल दर्रा ये लद्दाख में कहाँ पे है, तो ये पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में है। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है वहाँ पे है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, और बुर्जिल दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो बुर्जिल दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित नहीं है। आपको बताना कि केरल राज्य में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। तो देखिए जो भोरघाट दर्रा ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। शेनकोटा दर्रा ये किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में है। दीफू दर्रा ये किस राज्य में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और तुजु दर्रा ये किस राज्य में है, तुजु दर्रा जो है ये मणिपुर राज्य में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो शेनकोटा दर्रा है ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शेनकोटा दर्रे के बारे में सारी जानकारी मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया जो शेनकोटा दर्रा ये किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में है। केरल राज्य में कितने दर्रे हैं, तो केरल राज्य में कुल 2 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, पालघाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा। ये दोनों ही दर्रे जो हैं ये केरल राज्य में स्थित हैं। जो पालघाट दर्रा ये किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो पालघाट दर्रा जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और शेनकोटा दर्रा ये किन पहाड़ियों में स्थित है, तो शेनकोटा दर्रा जो है ये इलायची पहाड़ियों में स्थित है, या फिर कह सकते हैं कार्डमम पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ, यहाँ पे है कार्डमम पहाड़ियाँ जिसे इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे है शेनकोटा दर्रा। और इलायची पहाड़ियाँ जो है ये भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वह है इलायची पहाड़ियाँ या फिर कार्डमम पहाड़ियाँ। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है, तो वो है महेंद्रगिरी चोटी। महेंद्रगिरी जो चोटी है ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है। और सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी पूछा जाए तो वह है इलायची पहाड़ियाँ या फिर कार्डमम पहाड़ियाँ। जहाँ पे कौन सा दर्रा स्थित है, यहाँ पे शेनकोटा दर्रा स्थित है। और शेनकोटा दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शेनकोटा दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 210 मीटर है।
और शेनकोटा दर्रा ये किसको किससे जोड़ता है? तो शेनकोटा दर्रा जो है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। ठीक है, शेनकोटा दर्रा जो है ये किसको किससे जोड़ता है? तो शेनकोटा दर्रा जो है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम ये कहाँ पे है? तो ये केरल राज्य में स्थित है, जबकि जो मदुरै है ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। तो शेनकोटा दर्रा जो है ये केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है? तो अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवकिल्ला दर्रे से। जो सतलुज नदी है ये शिवकिल्ला दर्रे से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है। शिवकिल्ला दर्रा जो है ये किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। और शिवकिल्ला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो शिवकिल्ला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और हिमाचल प्रदेश राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में 3 दर्रे हैं, बारालाचला दर्रा, शिवकिल्ला दर्रा और रोहतांग दर्रा। जो रोहतांग दर्रा है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से रावी नदी निकलती है। जबकि जो बारालाचला दर्रा है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से चिनाब नदी निकलती है। जबकि जो सतलुज नदी है ये शिवकिल्ला दर्रे से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है। बारालाचला दर्रा और शिवकिल्ला दर्रा जो है ये दोनों ही किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये दोनों ही जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। जबकि जो रोहतांग दर्रा है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो ये मध्य हिमालय का भाग है। और जास्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। अब यहाँ पे आपको सतलुज नदी के बारे में सारी जानकारी मालूम होनी चाहिए कि सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है सतलुज नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये सतलुज नदी है। आप देख पा रहे होंगे, ये है सतलुज नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो राखताल ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर का नाम आपको याद रखना है। जो सतलुज नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से राखताल ग्लेशियर से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ से निकलती है? तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो आपने इंपॉर्टेंट बात है ये सभी नोट डाउन करने हैं। और सतलुज नदी की कुल लंबाई पूछा जाए कितनी है? तो सतलुज नदी की ये जो कुल लंबाई है ये 1500 किलोमीटर है। और भारत में सतलुज नदी की लंबाई कितनी है ये पूछा जाए तो भारत में सतलुज नदी की लंबाई केवल 1050 किलोमीटर है। और सतलुज नदी ये किसकी सहायक नदी है? तो सतलुज नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप मैप में देखिए, यह है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और जो सतलुज है ये सभी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित सही क्रम पहचानिए। आपको बताना है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ स्थित दर्रे कौन कौन से हैं। तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की तरफ स्थित दर्रे कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा ये कहाँ पे है? तो ये सिक्किम राज्य में है। उसके बाद है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो ये सबसे पूर्व में है। ये हमारे भारत का पूर्वी हिस्सा है, ये हमारे भारत का पश्चिमी हिस्सा है। तो सबसे पूर्व में कौन सा दर्रा है? तो सबसे पूर्व में है बोमडिला दर्रा। उसके बाद है शिवकिल्ला दर्रा। शिवकिल्ला दर्रा ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ये जो शिवकिल्ला दर्रा है ये सबसे पश्चिमी दर्रा है। ठीक है, सबसे पश्चिमी दर्रा कौन सा है? तो वह है शिवकिल्ला दर्रा। उसके बाद है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पश्चिम में कौन सा दर्रा है? तो शिवकिल्ला दर्रा है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इस ऑप्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि सबसे पश्चिम में शिवकिल्ला दर्रा है और सबसे पूर्व में बोमडिला दर्रा है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पश्चिम में है शिवकिल्ला दर्रा, उसके बाद है लिपुलेख दर्रा, उसके बाद है नाथुला दर्रा और उसके बाद है बोमडिला दर्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर कहा जाए तो सबसे पहले आएगा बोमडिला दर्रा, उसके बाद आएगा नाथुला दर्रा, उसके बाद आएगा लिपुलेख दर्रा, उसके बाद आएगा शिवकिल्ला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना दर्रा और नीति दर्रा निम्न में से किस हिमालय में स्थित है? आपको बताना जो माना दर्रा है और जो नीति दर्रा है ये किस हिमालय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय में। माना दर्रा और नीति दर्रा जो है ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माना दर्रा और नीति दर्रा ये कहाँ पे है। तो जो माना दर्रा है और नीति दर्रा ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, और माना दर्रा और नीति दर्रा ये किसको किससे जोड़ते हैं? तो माना दर्रा और नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं।
उसके बाद आपको कुमायूं हिमालय के बारे में सारी जानकारी मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है इसे समझने के लिए 2 भागों में बांटा गया है। पहले इसे उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विभाजन किया गया है और दूसरा इसे पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किया गया है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पश्चिमी भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है, उसके बाद है कुमायूं हिमालय, उसके बाद है नेपाल हिमालय और उसके बाद है असम हिमालय। तो सबसे पूर्वी भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो सबसे पूर्वी भाग को असम हिमालय कहा जाता है। और हिमालय पर्वत श्रेणी की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो कौन सी है? वो है नामचा बरवा चोटी। यहाँ पे कौन सी चोटी है? यहाँ पे नामचा बरवा चोटी। ठीक है, तो माना दर्रा और नीति दर्रा ये किस हिमालय में स्थित है? तो ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए जो कुमायूं हिमालय है किस नदी से लेकर किस नदी का हिस्सा कुमायूं हिमालय कहलाता है। तो आप मैप में देखिए, ये कौन सी नदी है? ये है सतलुज नदी। और ये कौन सी नदी है? तो ये है काली नदी। तो सतलुज नदी से लेकर काली नदी का जो हिस्सा है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सतलुज नदी से लेकर काली नदी का जो हिस्सा है ये कुमायूं हिमालय में कहलाता है। और कुमायूं हिमालय कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमायूं हिमालय की ये जो कुल लंबाई है कितनी है? तो कुमायूं हिमालय की ये जो कुल लंबाई है 320 किलोमीटर है। और कुमायूं हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर, ये दोनों ही ग्लेशियर कहाँ पे स्थित हैं? तो गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर ये दोनों ही ग्लेशियर जो हैं ये कुमायूं हिमालय से ही निकलते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो भागीरथी नदी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इस तरह लिंक करके अगर आप सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये क्वेश्चन। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा असम हिमालय में स्थित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा असम हिमालय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यांग्याप दर्रा और ज़लपला दर्रा जो है ये असम हिमालय में स्थित है। आप मैप में देखिए, ये है यांग्याप दर्रा और ये है ज़लपला दर्रा। जो ज़लपला दर्रा है ये सिक्किम राज्य में स्थित है और जो यांग्याप दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जो ज़लपला दर्रा है ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है और जो यांग्याप दर्रा है ये कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पे स्थित है। और यांग्याप दर्रे से कौन सी नदी होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये यांग्याप दर्रे से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है। अब आपको असम हिमालय के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, पश्चिम से पूर्व की ओर इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? सबसे पूर्वी भाग को असम हिमालय कहा जाता है। और सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे कौन सी चोटी है? यहाँ पे नामचा बरवा चोटी। जो नामचा बरवा चोटी है ये हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी है। इसी चोटी के कारण जो ब्रह्मपुत्र नदी ये क्या लेती है? यू टर्न लेती है और हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको असम हिमालय के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए असम हिमालय इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो असम हिमालय की ये जो कुल लंबाई है ये 750 किलोमीटर है। तो असम हिमालय ये किन किन राज्यों में फैला हुआ हमारे भारत का ये आपको पता होना चाहिए। तो असम हिमालय जो है ये हमारे भारत के सिक्किम राज्य में फैला हुआ है। दूसरा ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। तीसरा ये असम राज्य में फैला हुआ है। और एक देश है भूटान, भूटान में भी जो असम हिमालय है ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कहाँ किस नदी से लेकर किस नदी का हिस्सा असम हिमालय कहलाता है। तो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का जो हिस्सा है वो असम हिमालय कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का जो हिस्सा है ये असम हिमालय कहलाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे नामचा बरवा चोटी का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए जो नामचा बरवा चोटी है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है। तो नामचा बरवा चोटी की कुल ऊंचाई 7,756 मीटर है। ये कहाँ पे है? तो ये तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे स्थित है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका राइट आंसर मालूम होगा। तो आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट